आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल 11 जनवरी 2024 को मुंबई में उपस्थित रहे। अशोक कांबळे जी के प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने लोगों को आजाद समाज पार्टी को वोट करने की अपील की। आजाद भाई आगे बढ़ो। चलो भाई चलो। आजाद बनो, भाग्य बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो 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 ओए ऊपर 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 राहुल ऊपर राहुल ऊपर ऊपर आरती के लिए बोलो आरती 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 चलो 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 चलते रहो चलो 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 आराम से आराम से आराम से वर्ती करो घोषणा दो ना एक बार घोषणा दो ना। आजाद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद भाई तुम आगे बढ़ो, चलो को भी उड़ने का मौका मिलेगा। बहनों को, हमारी ताई को, हमारी आइयों को, हमारी बच्चों को भी इज्जत से जीने का, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। देश बदलेगा, आज नहीं बदलेगा। 10 साल के लिए प्रार्थना करना मेरे लिए कि 10 साल जिंदा रहूं, बदलेगा। आप याद रखना, आपको एहसास होगा बदलेगा। आप मुझे याद दे दो, हम लोग वो प्रचार कर लें। आज ही का दिन है हमारे पास। केतली अभी 9 नंबर पे, केतली को 1 नंबर पे लाना है। केतली 9 नंबर पे रहेगी ना, तो फिर आप पानी नहीं इनको दिला पाओगे, क्योंकि जब आप बीएमसी के दफ्तर में घुस नहीं पाओगे तो इनकी फाइल पे साइन कैसे करवाओगे? समझे नहीं समझे? अभी तो क्रमांक 9 पर है केतली, लेकिन चुनाव वाले दिन इसको 1 नंबर पे पहुंचाना, ठीक है? क्योंकि जब ये 1 नंबर पे जाएगी तो ये व्यक्ति बीएमसी की बोर्ड का मेंबर होगा, ये उस दफ्तर में जाएगा, आपकी फाइल लेके खड़ा होकर कहेगा करो। हाँ, अच्छी बात है। नहीं, तब ताकत होगी आप पे, तब आपकी कलम में आप जाते हैं। अभी इसलिए पानी बढ़ा है, हम लोग को मालूम है कितना संघर्ष। अब तो चुनाव भी है, इसलिए भी बढ़ेगा तो मालूम है, लेकिन उससे पहले भी अशोक भाई गए थे। लेकिन 15 तारीख के बाद बढ़ा के रखना है अगर, तो फिर इस बार किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही आदमी जाया करेगा आप सबकी आवाज बन के। क्योंकि हम लोग कल से आगे बढ़ो। नोटिस करो, अभी आपको अपनी समस्या के लिए वहां जाना, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका काम नहीं छूटेगा। आपको कहीं जाना पड़ेगा। अकेला आदमी आप हजारों लोगों का प्रतिनिधि बन के जाएगा। इसकी कलम में इतनी ताकत होगी कि आपके आंख से आंसू नहीं पड़ेगा। पानी ऐसे बरसेगा जैसे अभी बहनों की आंख से आंसू बरसते हैं ना, दुख में। उन तमाम लोगों को मेरा सलूट जो अपने अधिकारों के लिए खड़े आवाज उठा रहे। प्यारे भाइयों, मैंने इन्हीं बस्तियों में दिन में अंधेरा देखा है। आज इन्हीं बस्तियों में मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते आप। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं समझता हूं। मैं आपने जो कहा मैं दोहराऊंगा, उसको मैं वादा करता हूं। मैंने दिन के उजाले में यहां अंधेरा देखा, मेरे यहां में और यहां में बदलाव। मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट पे गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ सर्दी है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो गर्म कपड़े मुझे निकालने पड़े, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था वैसी नहीं, यहाँ गर्मी। तो मैंने यहाँ इसी मुंबई में दिन में अंधेरा देखा,
जहां लोगों को रोशनी जला के निकलना पड़ रहा है। मैंने वो रास्ते देखे जिनसे मैं विश्वास करके कहता हूं कि कोई बुजुर्ग आदमी चल नहीं सकता। सरकारें किसके लिए काम कर रही है? बीएमसी किसके लिए काम कर रही है? इस यहाँ की बीएमसी का बजट इतना बड़ा है, वो किसके लिए, किसके तरक्की में लग रहा है? टैक्स हमारा है, टैक्स हमारा है, और जेब भर रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, पैसे वालों की। मैं आया था जब धारावी की जमीन को जो है लूटने का प्रयास किया था, मैं आया था आंदोलन करने के लिए, मेरे याद है। मैं घूमने नहीं आता हूं, मैं आज तक समुद्र देखने नहीं आया, मगर मैं यहाँ लड़ने के लिए जब जरूरत पड़ी मैं एनआरसी में आया था। मैं डॉक्टर आकिब साहब जो मेरे छोटे भाई है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। ये इसी बस्ती ने दिए मुझे डॉक्टर आकिब साहब। यहाँ एनआरसी के समय ये आंदोलन करना चाहते थे, मुझसे कहा इन्होंने कि भाई मैं डॉक्टर आकिब बोल रहा हूँ, यहाँ अपना मेरा एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक चलाता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ एनआरसी में आप हमारे यहाँ आंदोलन में सपोर्ट करें। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मैंने कामले साहब से कहा कि आप बात कर लो, हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर बराबर रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, संविधान पे हमला है। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, परमिशन नहीं मिली, तो फिर मैं नहीं आ पाया। लेकिन आप जानते हैं मैंने उस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। हालांकि उस लड़ाई को लड़ते मुझे तमाम तरह की मुसीबतें सहनी पड़ी। मैं जमा मस्जिद गिरफ्तार हुआ, निर्दोष होते हुए लाठियां खानी पड़ी, दांत तोड़ दिए गए, तमाम तरह की मुसीबतें। जितना गुंडा तंत्र जो है सरकार लगा सकती लगाया। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सरकारें जनता के लिए तो हैं, जनता को मदद करने के लिए है, जनता को तोड़ने के लिए। जवाब मांगना चाहिए। तो मैंने इन गलियों को देखा और मैंने महसूस किया कि हमसे अच्छी जिंदगी तो उन हीरो, जिनको नकली हीरो जो है उनके कुत्तों की, उनके जानवरों की। हमसे बड़े घर है उनके। सर्दी आती है तो उनके लिए हीटर की व्यवस्था होती है, गर्मी आती है तो उनके लिए एसी की व्यवस्था होती है। हमारे लिए क्या है? हमें कौन पूछने वाला? हम यहाँ मर जाएं, हम गटर में गिर के मर जाएं, सीढ़ी से गिर के मर जाएं, हम बिना पानी के मर जाएं, हमारे बच्चे प्यासे रह जाएं, हम ये सीवर की गंदगी से बीमार होकर हमारी जान जो है 80 साल की बजाय 50 साल में से, किसको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। ये हमारे संगठन और हमारी पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही हैं दोनों, और पनवेल में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका दिल जीत सके। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इनकी मदद करें, क्योंकि ये वो सिपाही हैं जो किसी भी कीमत पे आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये पूरे 5 साल लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं दिल से इनके लिए आपसे अपील करता हूं कि इनकी मदद करें, और जिस पैनल में ये है पनवेल में, कामोठा में, वहां इनको वोट से ताकत दे कि ये आपकी लड़ाई को मजबूत कर सके।